हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH. आई एम स्नेहा सिंगाडिया. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमारी थर्ड क्लास है AOD की. एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हम जो है डिस्कस कर रहे थे. और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये हमने कर लिया था, मैक्सिमा मिनिमा कर लिया था. चलिए हम थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. टू चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है थर्ड, जो हमारा सब चैप्टर था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. यानी कि जब भी हमें किसी पॉइंट के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का कैसे यूज करते हैं. ठीक है जी. ये हम कर रहे हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव को यूज करके कैसे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं. ओके. देखिए, सिंपल सी बात है. फर्स्ट थिंग, पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की. देखिए, सिंपल सी बात है. मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से मान लीजिए कैसे भी करके और बी पॉइंट तक जाता है. ठीक है. ए टू बी दोनों पॉइंट्स, यानी कि जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारी होगी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, वही हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एक्चुअल पाथ उसने चाहे कौन सा भी तय किया हो, बट हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन. ठीक है जी. वही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट को हम मान लीजिए यहाँ पर एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक्स हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो हमारी सिंपल सी दूरी हो गई. दूरी इसको हम कहते हैं विस्थापन बेसिकली. तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. हम जानते हैं कि तीनों ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों ही हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटीज है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी को. तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी. और रेट चेंज को हम जो है, रेट चेंज के लिए हम किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं, उसका टाइम के विद रिस्पेक्ट उसको डेरिवेट कर देते हैं. तो बेसिकली हम देखेंगे कि वेलोसिटी हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एक्स को हम क्या कर देंगे, टाइम के साथ वन टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका. तो ये हमारा हो जाता है जी वेलोसिटी. ठीक है. नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें. थर्ड हमारा है जी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी की रेट चेंज की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का भी हम क्या कर देंगे, वन टाइम टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्सेलरेशन. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि इसे हम दिखाते हैं ए से. एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है जी. वेलोसिटी होती है किसी भी चीज की स्पीड. ठीक है, मान लीजिए एक हमारी कार है. ठीक है. ये हमारी एक छोटी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी कार है. ठीक है. ये मान लीजिए v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरेटर जो हमारा गाड़ी में होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीड इंक्रीज करने का, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसे इंक्रीज करते हैं हम. ठीक है, बेसिकली यानी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम जो एक्सेलरेटर होता है उसे दबाते हैं. तो उसे हमारी स्पीड जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं कि हम जो है ए कौन सा लगा रहे हैं, पॉजिटिव वाला लगा रहे हैं. ठीक है. ए जो है हमारा वो पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव से डेफिनेटली वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है. ठीक है. बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, जहां भी सामने कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो उस केस में हम ब्रेक लगाते हैं. ठीक है, ब्रेक लगाते हैं. ठीक है. तो ब्रेकिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन को उसे यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं तो दैट मींस वहां पर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं त्वरण, और इसे हम बोलते हैं जी मंदन. ठीक है. ये हमारा वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, ये हमारा वेलोसिटी को डिक्रीज करता है. ठीक है. तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है हमारा बेसिकली टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है.
सो ये तो बेसिकली हमारा हो गया कि मान लीजिए x हमें गिवन है कुछ भी टाइम्स की टर्म्स में, लाइक x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के विद रिस्पेक्ट और v आ जाएगा, ठीक है। अब v हमें दिया टाइम के जो है टर्म्स में, तो इसका हम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर हम 2D में देखना चाहें, ठीक है, 2D में अगर देखना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है और ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तब तो हम इसे x बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। व्हाट इफ अगर हमारा फंक्शन इस टाइप से है, यानी x कोऑर्डिनेट में भी आगे बढ़ रहे हैं y कोऑर्डिनेट में भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, यानी कि अगर 2D में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम 2D में जाते हैं, अगर हम 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, 2D में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा 0,0 से और ये हमारा x,y यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा बेसिकली हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके लिए वेलोसिटी अगर हम देखें, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए देखिए x जो है ना हमारा, x जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है और y जो है हमारा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। दोनों अलग 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 हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ जो x है हमारा, ठीक है, x है उसे भी टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेट कर देंगे, ठीक है, dx बाई dt। और इसके लिए हम इसकी स्क्वायर ले लेंगे प्लस dy बाई dt, इसकी स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, ये हमारा vx हो जाएगा और ये हमारा vy हो जाएगा, यानी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। ये भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए हम सिंपली सेम क्या करेंगे, 2 टाइम यानी डबल डेरिवेटिव ले लेंगे x का विद रिस्पेक्ट किसके, t के, ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि बेसिक सा है हमारे पास कि जो भी हमारा x है और जो भी हमारा y है, इनका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब ये हमारा एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, या फिर हमारा नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है x कोऑर्डिनेट्स में और y के टर्म्स में, ठीक है। यानी y हम देखें x यहाँ पर बेसिकली x एक्सेस में और y एक्सेस के लिए, ठीक है। सो ये हमारे फंक्शन ऑफ टाइम ही होंगे बेसिकली। और जैसा कि हम 2D में जा रहे हैं, तो 2D के लिए हम x और y का जो है रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं vx और vy का, और एक्सेलरेशन इसे हम कह सकते हैं ax, और ये हमारा हो जाएगा जी ay, ठीक है। सो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2D में हम रिजल्टेंट लेते हैं। इसी टाइप से 3D में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, 3D में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी जेड स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ए जेड जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम उसका रिजल्टेंट ले लेंगे अगर हम बात करें किसकी, 3D की, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कैसे हम 2D और 3D के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द टी, यानी इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, इज गिवन बाय टी टाइम इज गिवन बाय x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट है उसकी पोजीशन हमें दी गई है, ठीक है जी, x कोमा y, और दोनों ही हमारी क्या है जी, x जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ t है और y जो है ये भी हमारा फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। यानी 2D की हम बात करें और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो देखिए x हमारा जो है, x हमारा क्या है, a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर, एंड y हमारा है जी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। हमने देखा कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी रिजल्टेंट हमें लेना होता है। और ए एक्स हमने देखा था, ए एक्स हमारा होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए वाई हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सिंपली आप इसका डबल टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सिंपली हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी। सो ये हमारा हो जाएगा b
एंड दिस इज -2ct, ठीक है जी। अब इसका डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2c, ठीक है जी। चलिए, सो d2x/dt² फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ax, ठीक है जी। चलिए अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हम देख लेते हैं dy/dt फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a+2bt, ठीक है जी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो ये हमारा हो जाएगा 2b, ठीक है। चलिए, और ये हमारा हो जाएगा ay। अब दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा रिजल्टेंट ए आ जाएगा √ax² + ay²। ax² है हमारा -2c, तो ये हो जाएगा -2c² प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2b इसकी स्क्वायर। सो चलिए, ये हमारा हो जाएगा √4c² + 4b²। तो ये हमारा 4 जो है कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √b² + c²। सो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है एट टाइम t, ठीक है। सो ये हमने बेसिकली 2D का हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। 2 × √b² + c², ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The displacement of a particle at time t is given by this, यानी हमें दिया हुआ है s, ये डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप s से भी डिनोट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एट टाइम t। s हमें दिया है, s का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे ds/dt करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए अगर आप dv/dt करेंगे, यानी इसका जब हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारा किसके एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा सिंपली a cos ω t का हम करेंगे तो ये हो जाएगा -a sin ω t, ठीक है जी। और ω t यहाँ पर ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, या यहाँ कर लेते हैं चलिए, इंटू ओमेगा प्लस b cos ω t, और ये ओमेगा यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो यहाँ पर -a sin ω t प्लस b cos ω t, ये हमारा आ गया वेलोसिटी, ठीक है जी। अब वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए dv/dt ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी के लिए एक बार फिर से इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a तो एज इट इज आ जाएगा, sin ω t का हो जाएगा cos ω t, और एक और ओमेगा हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -b और ये हो जाएगा sin ω t, एंड एक और ओमेगा ये आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास बनेगा -a² cos ω t। दोनों में माइनस हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +b² sin ω t, ठीक है जी। इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, ω² को भी अगर हम कॉमन ले तो ये हो जाएगा a cos ω t प्लस b sin ω t, ठीक है, विच इज इक्वल टू s। ये हमारा यही तो हमारा s फंक्शन था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -ω²s, ठीक है जी। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि जो एक्सेलरेशन हमारा आया है इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन एट टाइम t हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस हमें गिवन है, एस हमारा फंक्शन है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें ये कह रहा है कि जब ये रेस्ट पर आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली इसमें ए जो है वो नेगेटिव है इसका, यानी ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा में गिवन है, दैट मीन्स वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा जाकर के आगे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट पर आ जाएगा। यानी कि हमें निकालना है, वो टाइम निकालना है सबसे पहले जहां पर हमारी वेलोसिटी जाकर के क्या हो जाती है जी, जीरो हो जाती है, ठीक है। और उस टाइम तक कितनी डिस्टेंस कवर किया है, तो फिर हम उस टाइम की वैल्यू जैसे ही एस में पुट करेंगे तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस हम करते हैं, सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt, ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा 3t² - 6t + 8, ठीक है जी। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हमारा आ गया t² - 6t + 8, ठीक है जी। ये हमारा वेलोसिटी आ गया।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं जाके हमारा रेस्ट पर जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के। उस टाइम के लिए वैल्यू, वो टी टाइम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं जहां जाकर के वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पुट किया हमारी वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टी की क्या वैल्यूज आती हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा, इसकी अगर हम फैक्टर्स बनाना चाहें तो ये हो जाएंगे -40 -2t प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आएगी एक तो 2 और एक 4। ठीक है जी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। यहाँ पर हमारा यानी कि एक बार 2 सेकेंड्स पे और एक बार 4 सेकेंड के बाद जो है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है जी, सो रेस्ट पर आने से पहले हम पहले उठा लेते हैं t इक्वल्स टू 2। t इक्वल्स टू 2 के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि एस ऑफ टी हमारे पास है टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो टी टाइम के अकॉर्डिंग 2 सेकेंड्स के लिए हम देखते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। तो जैसे ही 2 पुट करेंगे टी में तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 4 12 एंड ये हो जाएगा प्लस 8 इंटू 2 60। ठीक है जी, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा 8/3 प्लस 4 एंड ये हमारा हो जाएगा 3 8 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 20/3। ठीक है जी, सो 20/3 यूनिट डिस्टेंस वो कवर कर लेगा उस टाइम में जब तक वो फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 यूनिट्स के बाद वो जो है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर आ जाएगा और तब तक वो जो है 20/3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें लॉ दिया है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो इस लॉ को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, देन रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ए। ठीक है जी, यानी ए जो है वो नेगेटिव में लग रहा हो तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ये बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि टी हमें गिवन है कि टी आपका क्या है, टी है आपका AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C। तो हमें बताना है कि जो आपका रिटार्डेशन होगा, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है। ये V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, S क्यूब के प्रोपोर्शनल है, V क्यूब के प्रोपोर्शनल है या डिस्प्लेसमेंट की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार हम करके देखते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी और उसके बाद हम निकालेंगे हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है ये हमारा होता है ds/dt। ठीक है, फिलहाल हमें s तो गिवन नहीं है, t गिवन है, तो हम क्या करते हैं dt/ds पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो जैसे ही हम t को s के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 2as प्लस b। ठीक है जी, सो जैसे ही हम ये कर लेते हैं अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ds/dt और ये हमारा आ जाएगा 1/2as प्लस b। ठीक है, ये हमारा आ गया जी हमारी वेलोसिटी, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हम इसका सेकंड टाइम अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसके लिए देखिए सिंपली सबसे पहले तो ये आ जाएगा 1, इसे हम u/v कंसीडर करके जो है डिराइव कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2as प्लस b इसकी होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2as प्लस b इसकी पावर्स -1। ठीक है, अब इसका अगर हम t के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और उसके साथ हमारे पास इसके लिए, क्योंकि s जो है हमारा वेरिएबल है तो इसके लिए एक तो 2a मल्टीप्लाई में आएगा एंड एक हमारा हो जाएगा जी ds/dt। ठीक है, अब ds/dt की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे ही हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन इंटू 2a भी आ गया और यहाँ पर आ गया 2as प्लस b इसकी होल स्क्वायर और ds/dt की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2as प्लस b दिस। ठीक है, सो ये हमारा ऑल ओवर आ जाएगा -2a अपॉन 2as प्लस b और इसकी आ गई क्यूब।
ठीक है जी। अब हमें पता है कि इनटू में 1 हम कह सकते हैं, तो 1 अपॉन दिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या आ रही है यहाँ पर, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब आ रही है, तो दैट मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की क्यूब के क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सिंपली सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Velocity at time t is proportional to square of distance covered, then acceleration at time t varies as। ठीक है, यानी कि फंक्शन हमें सॉरी क्वेश्चन हमें क्या करे कि जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, जो हमारी वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसे हम देखें तो v इक्वल्स टू, जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन हमें देखना है, तो एक्सेलरेशन देखते हैं, इसका हम जो है डिराइव कर लेंगे इसको बेसिकली। अब हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि a इक्वल्स टू हमारा dv बाई dt है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम dv बाई dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है ये कर दें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है dv बाई dx इंटू dx बाई dt हमारा v होता है, तो v dv बाई dx, ये हमारा सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको हम वहां भी एडिट कर लेते हैं जो हमारा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा बेसिकली dv बाई dt आ रहा है। ठीक है, इसको हम अगर dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बेसिकली dy बाई dx को अलग कर लेते हैं एंड dx बाई dt को हम अलग लिख लेते हैं अगर, तो ये हमारा हो जाएगा जी v dv बाई dx। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला v और x की टर्म्स में हमारे पास ये आ जाता है। सो इस क्वेश्चन पर थे हम। सो v की वैल्यू है हमारे पास और v हमारा इन टर्म्स ऑफ x है। इसके लिए हम t से डेरिवेटिव करने के बजाय, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय x के साथ डेराइव इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dx। सो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले dv बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2kx। ठीक है जी, ये हमारा आ जाता है और एक्सेलरेशन हमारा सिंपली हो जाएगा v इंटू dv बाई dx। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास kx स्क्वायर इंटू dv बाई dx हमारे पास 2kx, तो ये हमारा हो जाएगा 2k स्क्वायर एंड x क्यूब। ठीक है जी, सो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो a है हमारा, a हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन वेरीज एज क्यूब ऑफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा x क्यूब के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्टोन थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, कि हमने एक स्टोन को थ्रो किया अपवर्ड, तो इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए बेसिकली ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से हम मान लीजिए कोई भी स्टोन को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कुछ टाइम, कुछ थोड़ा ऊपर जाकर के ये स्टोन कहीं जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। उस केस में ये वापस से नीचे आना चाहेगा और वापस से नीचे आना चाहेगा तो ये वापस से v वेलोसिटी के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ जो हमने इसको दी थी उसी वेलोसिटी के साथ वापस नीचे आकर के गिरेगा। ठीक है जी, सो यही सेम कॉन्सेप्ट हमें लेकर के चलना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस कि हमने स्टोन थ्रो किया था बिल्कुल ग्राउंड से। अब मान लीजिए कि हम किसी हाइट पर खड़े हैं, मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और यहाँ पर हमने, अगर यहाँ से हमने स्टोन को नीचे छोड़ना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई भी प्रेशर, कोई भी एनर्जी उसको नहीं देंगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम उसका जो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। ठीक है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन से उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई स्पीड के साथ गिरेगा और वहां पर उसकी स्पीड v होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना किसी पॉइंट का, चाहे हम उसको ग्राउंड से फेंक रहे हैं चाहे हम उस हाइट से फेंक रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा ही 0 होती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट पोजिशन पर होता है और जो हमारा ग्राउंड लेवल पर उसका पॉइंट होगा वहां पर उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या है, एस हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, हमें देखनी है वो मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की है।
ठीक है, यानी कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो ऑब्जेक्ट हमारा गया है, ये हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। देखिए इसके लिए ना कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एक तो हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी हो जाती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हमारी हो जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स है। तीनों रिजल्ट्स को यूज करके हम कुछ भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हम देखेंगे। और a हमारा होता है यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन जब भी हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किसी भी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वहां पर ग्रेविटेशन काम कर रहा होता है। अब ग्रेविटेशन में क्या करेंगे आप, ग्रेविटेशन तो नीचे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं दैट मीन्स ग्रेविटेशन के एंटी हो गया, तो वहां पर हम माइनस जी यूज करेंगे। और अगर आपका ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है डेफिनेटली, और अगर आप स्टोन को नीचे की तरफ थ्रो करें तब आप ग्रेविटेशन का फैक्टर पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज हम कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि यहाँ से देखिए एक स्टोन था उसे हमने थ्रो किया अपवर्ड, ये हमारी वेलोसिटी v थी, और कहीं जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। मान लीजिए स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी होती है उसे हम u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, और कहीं जाकर के ये v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो ये वापस मुड़ेगा। यानी जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी, जहां पर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं, यही हमारी ये है हमारी फाइनल पोजीशन और ये हमारी इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन में u हमारा कुछ है, लेकिन एट t टाइम वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ से u इक्वल्स टू आ गया gt। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। या फिर हम टाइम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम किस टाइम पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई टाइम की ये। ठीक है जी, जैसे ही हमारी वैल्यू आ गई, अब s हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन में हम जैसे ही t इक्वल्स टू यू अपॉन जी फिक्स कर देते हैं, ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ जाएगी कि कितनी उस टी टाइम पर हमने अटेन की थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि t की जो वैल्यूज है s इक्वल्स टू यू टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये तो फंक्शन गिवन है, इस t की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास s की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रख देते हैं u इंटू टी की जगह हम रख देंगे u अपॉन जी, और ये हो जाएगा माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा, यू स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन जी माइनस 4.9 अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है जी, और जी की जो वैल्यू होती है हमें पता है 9.8 होती है। तो आप जैसे इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और सो इसके लिए हमारे पास फाइनल आंसर इसका आएगा यू स्क्वायर बाई 19.6, कुछ ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस हमारा गिवन है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका, कुछ टाइम पर जाकर के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर वो वापस आना चाहेगा, वापस से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर जो भी चीज फेंकते हैं वो हमारी वापस नीचे आती है, वापस नीचे आती है, तो यहाँ पर वो आकर के वापस से ग्राउंड से टकरा जाती है। ठीक है जी, हमें देखना है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने टाइम तक वो आसमान में रहा। ठीक है, कितने टाइम तक वो फ्लाइट मोड में रहा। ठीक है, यानी कि जिस टाइम से हमने उसको फेंका और जिस टाइम पर वो यहाँ पर पहुंचा उनमें डिफरेंस कितना है, यानी टोटल उड़ने में उसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, ऊपर जाने में और वापस आने में उसने कितना टाइम लिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये बेसिकली देखिए, एक तो हमारा जाने का टाइम और एक हमारा वापस आने का टाइम। ठीक है, दोनों टाइम इक्वल होंगे, T1 एंड T2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं,
टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, और दोनों टाइम इक्वल ही है तो हम एक साइड का टाइम निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो एक साइड के केस को हम लेके चलते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने उसको कुछ u वेलोसिटी से ऊपर फेंका और एक पर्टिकुलर टाइम T1 पर जाकर के उसकी वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू 0 हो जाती है। ठीक है, v इक्वल्स टू 0 हो जाती है किस पर्टिकुलर टाइम के लिए, T1 के लिए। और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सोल्व किया था, हमारे पास इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है जी, ऊपर हम फेंक रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस जी टी, और u हमारा कुछ है और v हमारा 0 हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के, तो यहाँ से u इक्वल्स टू जी टी हमारे पास आ जाएगा, यानी टाइम की वैल्यू, यानी कि एक साइड उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जितनी जो है टाइम दिया है वो हमारा हो जाएगा u अपॉन जी। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा 2t, सो ये हो जाएगा 2u बाई जी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा डबल हो जाएगा इसका, सो ये हमारा 2u बाई जी हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारा हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पर बेसिकली देखिए u और g की वैल्यूज हम वैसे कर सकते हैं अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, क्योंकि ये होता है हमारा ut और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो है u इंटू टी है हमारे पास, तो u इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, सो हम 2 इंटू 10 बाई जी भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है, तो हम ऐसे करके कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग। बट इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक और मेथड यूज करते हैं, एक और छोटा सा हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोजीशन और जो हमारी इनिशियल पोजीशन है उसी को देखते हैं। ठीक है, तो एक और कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली कोई भी स्टोन था, हमने उसको थ्रो किया और वो वापस से नीचे आ गया। ठीक है जी, उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, दैट मीन्स उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को चेक करो। जब फेंका था तब भी ग्राउंड पर था, जब आ गया तब भी ग्राउंड पर है, दैट मीन्स टाइम तो उसने लिया बट पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हुई, दैट मीन्स हमें एस इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10t माइनस 3t स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे t को कॉमन लेके 10 माइनस 3t और इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ठीक है जी, और एक आ जाएगा t इक्वल्स टू 0, यानी कि एक तो t इक्वल्स टू 0 पर ये क्या था, ये तो हमारी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली कब वो s इक्वल्स टू 0 पर होगा, 10/3 सेकेंड्स पर। ठीक है, तो 10/3 सेकेंड्स पर ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा मेथड है जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले वाला मेथड तब था जब हमारे पास u की वैल्यू होती। ठीक है, यहाँ से हम u की वैल्यू क्या ले सकते हैं, बट फिर भी हम जो है इनकेस यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक और लॉजिक हमने यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का, ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम ग्राउंड हमें फाइंड आउट करनी है और कंडीशन हमारे पास कुछ अलग सी है। यहाँ पर हमें ये कहता है कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपके पास 64 मीटर हाइट, और आप डायरेक्टली ग्राउंड से नहीं फेंक रहे हो बल्कि इस बिल्डिंग के जो है छत से आप ऊपर की तरफ कोई स्टोन को थ्रो कर रहे हो। किस रूल से, s इक्वल्स टू 48t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है जी, सो सिंपल सी बात है, ये स्टोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर जाकर के, यहाँ इसकी जो है इनिशियल u है, यहाँ पर जाकर इसकी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी और फिर ये यहाँ पर आएगा। ये तो हमारी इतना तो अलग हमारा लॉजिक हो गया, और नीचे का हमारा ये रहेगा टोटल 64 मीटर, यानी कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक हमारा ये फर्स्ट पोर्शन और एक हमारा ये सेकंड पोर्शन। ठीक है जी, सो सिर्फ हमें देखनी है ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड ये हमारा है। ठीक है, तो जो भी हाइट हमारी फर्स्ट राउंड के लिए आएगी उसमें हम 64 और ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम ग्राउंड आ जाएगी। तो सिंपली सबसे पहले तो हम इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ग्राउंड मान के सॉल्व करेंगे और फिर जो हमारी टोटल हाइट ये वाली आएगी इसमें हम 64 मीटर्स को एडअप कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम एक बार इनकार कर देते हैं कि भाई हम तो ग्राउंड पर यहीं पर बैठे थे। ठीक है, सो यहाँ पर बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने फेंका, हमारी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू 48t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है जी, और कहीं जाकर के v इसकी 0 हुई, स्टार्टिंग u थी हमारी,
और ये इस टाइप से यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर हाइट अटेन करके और वापस नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए जैसे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो एक इसकी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी एक फाइनल पोजीशन थी, तो सेम पीछे वाले लॉजिक से हम टाइम निकालेंगे, ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि वो वापस से यहाँ से चला तो वापस यहीं तो आएगा, इसी पोजीशन पे तो आएगा, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा हमारा 0 हो जाएगा। 48t माइनस 16t², ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। यहाँ पर हम इसको कॉमन लेंगे 16t और ये हमारा हो जाएगा जैसे ही हम इसमें हमें निकालना है ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो टी की वैल्यू हम जो है फाइंड आउट करेंगे, टी की वैल्यू। चलिए एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखिए चलिए ये करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम v निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं और v निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 48 माइनस ये हो जाएगा 32t। ठीक है जी, अब एक साइड का टाइम अगर हम एक बार निकालें, एक साइड का टाइम, ठीक है, कि कब हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उससे हम s पे निकालेंगे। ठीक है, इसमें पुट करके हम डिस्टेंस निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, तो एक साइड का टाइम निकालते हैं कि कब वो जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक है, सो ये टाइम निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, कुछ थी, और जो हमारी फाइनल पोजीशन है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 करते हैं उस टाइम पर, वो पर्टिकुलर टाइम हम फाइंड आउट करते हैं जिस टाइम पर वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा टाइम आ जाएगा जी t इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 48/32 और ये हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, सो ये हमारा 3/2 हो गया। चलिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं वैसे, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम एक बार 4 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12t माइनस 4t², और एक बार हम यहाँ से अगर 16 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3t एंड t²। 16t कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा वापस से देखते हैं कि क्या हम इस मेथड से इसको कर सकते हैं या नहीं। यहाँ से हम इसको 12t अगर कॉमन लें तो ये हमारा हो जाएगा 12 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर 16 कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस और ये हो जाएगा t। ठीक है जी, या 16t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 3, नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से हम करते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, एक बार पूरा देख लेते हैं फिर से। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नीचे हमारी कोई बिल्डिंग थी जिसकी हाइट हमारे पास जो है 64 मीटर्स थी, यहाँ से हमने पॉइंट को थ्रो किया और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी यू थी, कुछ भी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, और लॉजिक हमारा था s इक्वल्स टू 48t माइनस 16t², ये हमने जो है ये लॉ के साथ, इस रूल के साथ हमने थ्रो किया। एक पर्टिकुलर टाइम पर जा करके, एक पर्टिकुलर टाइम t पर जा करके हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो हमने क्या किया, यहाँ से v की वैल्यू निकाली, v हमारा आ रहा है, इसको वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 48 माइनस 32t, इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमारे पास वो t टाइम आ जाएगा जब v हमारा 0 था। ठीक है, तो उस t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/2। ठीक है, और उसी t पर हम देख लेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है इस पॉइंट से। ठीक है, तो जो हमारा लॉ था उसमें हम पुट कर देते हैं t की वैल्यू 48 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 और इसकी स्क्वायर।
ठीक है जी। सो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 24 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 36 यूनिट्स। ठीक है जी, 36। अब ये डिस्टेंस, ऊपर की डिस्टेंस है 36 और नीचे हमारा है 64 मीटर, 64 मीटर टोटल। तो ग्रेटेस्ट हाइट हमारी हो जाएगी इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा हमारे पास 64 और 36, ये हो जाएगा 100 मीटर। तो ग्रेटेस्ट हाइट हमने कवर किया जी 100 मीटर की। ठीक है, सो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, सो इसी के साथ हमने देखिए एओडी के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखा। दूसरा था हमारा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है जी। थर्ड था हमने जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इनकी बात की। और फोर्थ हमारा है जी, फोर्थ टॉपिक है रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम जो है ये हमारा फोर्थ सब टॉपिक था। सो वो हम आज जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोलेस थ्योरम। देखिए रोलेस थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स। रोलेस थ्योरम के लिए हमारे पास मान लीजिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है जी, एक सेकेंड में पानी पी लूं थोड़ा सा। मान लीजिए एफ एक्स हमारा जो है वो ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। तो रोलेस थ्योरम के लिए कि हमारे पास रोले थ्योरम एप्लीकेबल हो पाए, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। यानी इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए जिनको एफएक्स फॉलो करे, देन हम उस पर रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं। रोलेस थ्योरम का रिजल्ट हम बाद में देखेंगे एक्चुअल में वो होती क्या, बट उसके लिए जो कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे ये कहते हैं कि एफएक्स जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। क्लोज इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और इसका अगर हम जियोमेट्रिकल मीनिंग देखें, जियोमेट्रिकली कैसा होना चाहिए, तो जियोमेट्रिकली इसका कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि ए से बी के बीच में हमारा कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक। अगर फंक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है जी, सेकेंड थिंग। और ये क्लोज इंटरवल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारी कंडीशन है कि जो एफ एक्स है हमारा वो हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। देखिए कॉन्टिन्यूस हमें देखना है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हमें देखना है ओपन इंटरवल में। और डिफरेंशिएबल होने का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखें कि हमारा फंक्शन जो उसमें कोई भी एज पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी किनारा इस टाइप से एकदम से मुड़ा हुआ, नो एज, कोई एज नहीं आना चाहिए। जैसे मोड ऑफ एक्स का ग्राफ देखें तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारा एज आ गया, तो ये एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे जो इंटरवल हैं ए कोमा बी में फंक्शन डिफाइन है, उसके लिए अगर हमारा एफ ऑफ ए इक्वल होता है एफ ऑफ बी के, तब हमारी रोले थ्योरम एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस है, एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन, अब हमारी रोले थ्योरम का रिजल्ट आ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ सी। तो वहां पर एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है बिलोंग्स फ्रॉम ए कोमा बी। ए कोमा बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट होगा सच दैट जिस पर एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी, यानी जो हमारा फंक्शन का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, साइड में हम देखते हैं थोड़ा सा इरेज करके। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी कर्व है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, x इक्वल्स टू ए एंड दिस इज x इक्वल्स टू बी। अब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है ए से बी में, कोई भी हमारा जो है इसके अंदर कोई भी एज पॉइंट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि एफ ऑफ ए
ये हमारा इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी, हमारे दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो दोनों वैल्यूज अगर हमारी सेम है, देन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सी होगा, डेफिनेटली एक हमारा तीसरा पॉइंट सी होगा जिसके ऊपर फंक्शन की स्लोप जो होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये हमारा सी पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इसकी स्लोप जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। इस पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें सी पॉइंट पर तो वो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। दैट मीन्स एफ डैश सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। सो सी हमारा एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है बीच में, किसमें, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में सी हमारा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी एफ डैश सी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी रोलेस थ्योरम है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोलेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हम रोलेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके सी की वैल्यूज निकालना वगैरह वगैरह, ये तो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कंडीशंस पर थोड़ा काम करते हैं, सारे के सारे फंक्शंस को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं tan x को। tan x जो है ये हमारा होता है sin x अपॉन cos x। पहली कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या ये 0 to π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, वैसे तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं, ग्राफिकली भी हम जानते हैं 0 से π में tan x हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट एक और लॉजिक हम देखें कि cos x के लिए हम देखें कि π/2 पर cos x जो होता है, cos π/2 की वैल्यू जो है वो हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है। और जीरो जो है वो tan x को क्या बना देगी, इन्फिनिटी बना देगी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो π/2 पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए इस पर हम रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं cos x। cos x के लिए अगर आप देखना चाहते हैं -1 to 1 के लिए, तो सिंपल सी बात है कि cos x में अगर आप देखना चाहें तो ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि cos x का ग्राफ क्या होता है, cos x का ग्राफ होता है हमारे पास कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। सो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये सिंपली जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि -1 to 1 के लिए cos x जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएबल की, तो cos x के ग्राफ में कहीं भी एज पॉइंट नहीं होता, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, सिंपल सी बात है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन चेक कर ली, सेकंड कंडीशन चेक कर लिया, हमें चेक करनी है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या हमारा f(1) f(-1) के इक्वल है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि cos of 1 जो है वो हमारा cos of -1 के इक्वल होता है, क्योंकि cos जो है वो हमारा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में cos of x एंड cos of -x दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है। दैट मीन्स ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, दैट मीन्स ये इस पर हम रोलेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी x²। x² के लिए अगर आप देखें तो x² सिंपली हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट अगर हम f(2) देखें तो f(2) हमारा f(3) के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज जो है 2 की स्क्वायर 4 होगी और 3 की स्क्वायर हमारी 9 हो जाएगी, दोनों इक्वल नहीं होते, तो इस पर भी हम रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं x × x+3। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज हम देखते हैं, एक सिंपल सा रिजल्ट, कि जो हमारे पास होता है cos x, अगर हम बात करें cos x की, अगर हम बात करें sin x की, अगर हम बात करें किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हमारे पास है, किसी भी तरह का एक्स वाई में, तो किसी भी तरह का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, या फिर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ ऑल दीज, ठीक है जी, इन सभी चारों की अलजेब्रा की, किसी भी तरीके की अलजेब्रा हो, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये कॉन्टिन्यूस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस भी होंगे एंड डिफरेंशिएबल भी ये हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें mod ऑफ x-a, ठीक है, ये हमारा x = a पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे tan x की बात करें तो tan x भी हमने देखा था अभी, ठीक है, tan x हमारा कॉन्टिन्यूस ही नहीं है किस पर,
x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो अगर ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं तब तो आप आंख बंद करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी सारे फंक्शंस आए तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल आ जाए, इस टाइप का पॉलिनोमियल आ जाए, तो ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो होंगे। यहाँ पर तो हमारी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने रोले थ्योरम अप्लाई नहीं की, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अब हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है कि क्या हमारी एफ ऑफ -3 जो है वो हमारी एफ ऑफ 0 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो वैल्यू पुट कर दें, -3 इंटू -3 + 3, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 पुट करते हैं, 0 इंटू 0 + 3, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तीनों की दोनों की वैल्यू आ रही है सेम, दैट मीन्स इस पर भी हम जो है रोलेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, सो ये हमारा सिंपल सा रिजल्ट था। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए e की पावर x sin x, अभी अभी हम करके आए हैं कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल हो x या फिर sin x cos x और इनका किसी भी तरह का एल्जेब्रा हो, एल्जेब्रा यानी कि कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शंस को ऐड कर दिया, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी टाइप का एल्जेब्रा ले लो इन ऑल 5 फंक्शंस का, ठीक है, या फिर उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि जी एक्स जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी के केसेस में अब यहाँ पर दोनों फंक्शंस क्या आई, एक तो एक्सपोनेंशियल एक्स और एक साइन एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी होंगे और ये कॉन्टिन्यूस भी होंगे। चेक करना है सिर्फ और सिर्फ इनके जो बाउंड्री पॉइंट्स है उन पर सिर्फ वैल्यूज चेक करनी होती है। तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स हमें कुछ गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारा जो फंक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी। मान लीजिए ये अगर हमें ये दिया होता कि 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में अगर हमें चेक करना होता कि e की पावर x एंड साइन x, ठीक है, तो ये हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी f ऑफ 0 एंड f ऑफ पाई, ठीक है जी। f ऑफ 0 एंड f ऑफ पाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो हम रोलेस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये हमारा अगर 0 to पाई के बीच में है, ये हमारा 0 to पाई के बीच में है, तो इसे भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं रोलिस थ्योरम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर -1 to 1, एक्स हमारा -1 to 1 के बीच में, इसमें हमें चेक करना है एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स क्यूब के लिए एंड मोड ऑफ एक्स के लिए। देखिए मोड ऑफ एक्स तो क्लियरली कट हो जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्स के ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो इस टाइप से यहाँ पर एच होता है, ठीक है, एच हमें मिलता है, तो एच जहाँ भी मिल जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मोड ऑफ एक्स को तो हम क्लियरली कट कर देंगे। और अगर हम बात करें एक्स क्यूब के लिए या एक्स स्क्वायर के लिए बात करें, तो कोई भी एफ ऑफ ए किसी भी एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, हमें डोमेन दिया हुआ है -1 एंड 1, ठीक है। -1 एंड 1 की बात करें तो स्क्वायर के लिए तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए -1 के स्क्वायर जो है 1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा -1 to 1 के लिए तो, लेकिन क्यूब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और एफ एक्स भी, ये भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एफ ऑफ जो है -1 हमारा जो है एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो क्लियरली स्क्वायर वाला केस है इसमें एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी तीनों केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी रोलेस थ्योरम। अब देखते हैं कि अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है देन हम कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ दिस, इन एवरी इंटरवल, दिस इंटरवल, दिस इंटरवल और दिस इंटरवल। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए और इसकी पावर में साइन एक्स, ये हमारा किस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। चेक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले तो 0 to पाई के बीच में चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ए की पावर साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स को चेक करते हैं क्योंकि इसमें ही वेरिएबल है, तो साइन एक्स के लिए चेक कर लेते हैं हम एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई की बात करते हैं। ये हो जाएगा ए साइन 0 और ये हो जाएगा ए साइन पाई। तो हम जानते हैं कि साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू तो इक्वल होती है, तो ये तो हमारी इक्वल हो जाएंगे, तो इस इंटरवल के लिए तो ये फॉलो करेगा। और
नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं 0 और पाई बाई 2 के लिए। तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होती, तो ये तो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी टाइप से 0 एंड पाई बाई 4 भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, सो थर्ड कंडीशन जो है हमारी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी जो होनी चाहिए, ये वाली हमारी फॉलो नहीं होती है सी और डी के केस में। तो सारे के सारे इंटरवल्स में तो बात ही नहीं बनती। ठीक है, एवरी इंटरवल तो हम इसको करेक्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के केस में हमें ऑलरेडी गिवन है कि रोलेस थ्योरम जो है वो हमारी एप्लीकेबल होती है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ठीक है जी, 1 सेकेंड। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा कोई फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि देखिए वैल्यू ऑफ सी हमें फाइंड आउट करनी है। रोलेस थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है, इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशंस है वो हमें चेक नहीं करनी। सो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं सी हमारा रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो हमें पता है कि एफ डैश सी जो भी होगा ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश सी हम निकालते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एफ डैश सी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और उससे पहले हम उसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इंटू में हमारे पास रहेगा e और ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2। ठीक है जी, सो इसको डिराइव करते हैं। एफ एक्स को हम डिराइव करते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन को अगर हम मान के करें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 पहले ये एज इट इज और इंटू में हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है जी, प्लस अब हम करते हैं e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज एंड यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हमारा इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना है। ठीक है जी, चलिए सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे e की पावर माइनस एक्स बाई 2 ये हम कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो सिंपली ये भी इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम सिर्फ इस फैक्टर को लेकर के चलते हैं और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी +3 एंड -2। अब देखिए 3 तो हमारा डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या है -3 to 0, -3 to 0 है हमारा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -2 एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू उस फंक्शन पर 0 होती है, ये हमने देख लिया। एफ डैश सी हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव के बाद उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। जैसे हमने 0 पुट किया एक्स की वो वैल्यूज निकालें और डोमेन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सी हमारा बिलोंग्स करता है ए कोमा बी ओपन इंटरवल से। ठीक है जी, ये हमने किया, यानी सी हमारा ए कोमा बी से बिलोंग भी तो करना चाहिए। सो 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया और -2 हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम व्हेन fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो सेम हमें काम करना है, f डैश x जो है इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। तो आप इसका डेरिवेटिव करें, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करें, x की वैल्यूज निकालें, x की वैल्यूज वो वाली वैल्यू जो इस पर्टिकुलर इंटरवल से बिलोंग करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है जी, और इसका आंसर हमारा आएगा बेसिकली अगर हम देखें तो x की कुछ वैल्यूज आएंगे हमारे पास, एक तो आएगा -1/3 और एक हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि -1/3 तो हमारा इंटरवल में है नहीं, 2 हमारे इंटरवल में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ c इन रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस डिफाइंड ऑन -1 to 0। ठीक है, सो ये हमारा इंटरवल है, इसमें जो है हमारा फंक्शन डिफाइंड है
चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए। एफ एक्स हमारा है जी एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स। इसके लिए सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा ई ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। इसके लिए हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसके लिए करेंगे तो ये भी एज इट इज और माइनस वन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस ई ऑफ माइनस एक्स टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। चलिए ई ऑफ माइनस एक्स ये हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो ये भी जीरो ये भी जीरो, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपली जैसे ही हम सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम जानते हैं कि इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए एक्स की वैल्यूज के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ वन ही हो जाएगा प्लस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, और अपॉन में हो जाएगा हमारा टू। सो ये हमारा सिंपली आंसर आएगा वन प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस फाइव अपॉन टू। सो सिंपली हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं कुछ, एक तो आता है वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और एक हमारे पास आता है जी वन माइनस रूट फाइव बाई टू। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी पर्टिकुलर डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, डोमेन से बिलोंग करती है, ठीक है। सो देखिए एक तो हमारा है वन बाई टू प्लस रूट फाइव बाई टू, ये वैल्यू है, एक हमारी है जी वन बाई टू माइनस रूट फाइव बाई टू। थोड़ा सा आइडिया आप लगाएं कि हाफ में अगर हम कुछ ऐड करें, देखिए हमारे पास ऑलरेडी जीरो से कम ही वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है, जीरो से माइनस वन टू जीरो है, यानी पॉजिटिव साइड में तो हम जा ही नहीं रहे, तो ये तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, तो ये हमारी इसमें एग्जिस्ट बिलोंग ही नहीं करती। वन बाई टू में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑब्वियसली वन से बड़ा ही कुछ होगा, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम जीरो टू माइनस वन में चले जाएंगे, सो हमारा आंसर जो है वो ये माइनस वाला देगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया है, और रोलेस थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया। एक और छोटा सा लॉजिक हम देखते हैं कि हो सकता है ना कि हमारा जो फंक्शन है एफ ए और एफ बी, इसकी खुद की वैल्यू ही जीरो आ जाए। व्हाट इफ अगर हमारी एफ ए और एफ बी तो इक्वल हो और ये जीरो ही आ जाए, और हमें पता है कि एफ डैश सी इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये मान लीजिए ऐसे आ जाए, ठीक है जी, तब भी तो ऑब्वियसली है ना कि सी हमारा ए टू बी के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक चेंज नहीं होता, देन ऑल्सो सी विल बिलोंग्स फ्रॉम ए कॉमा बी, ठीक है जी। चलिए सो ये थी हमारी रोलेस थ्योरम। बेसिकली अगर हम हमारे ऑल ओवर चैप्टर की बात करें तो हमने बेसिकली रोलेस थ्योरम कर लिया है, और उससे पहले हमने जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन किया, और उससे पहले जो है हमने यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर डिस्कस किया था, और इससे भी पहले हमारा चैप्टर बेसिकली चला था जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आज हमने जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, माफ कीजिएगा वन सेकेंड, हमने जो है रोलेस थ्योरम को भी कर लिया है, ठीक है, रोले थ्योरम कर लिया है और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कर लिया है, ठीक है, और टेंजेंट नॉर्मल और डेरिवेटिव एज रेट चेंज और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चे हैं, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक तो हमारा बच्चा है जी टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक हमारा बच्चा है डेरिवेटिव एज रेट चेंज, और एक हमारा बच्चा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो कौन सा गया? एक तो हमारा हो गया ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, और एक हमारा रोलेस थ्योरम भी हो गया, ठीक है जी। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स के साथ। टेंजेंट नॉर्मल जो है हमारा वो टॉपिक, और एक हमारी जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ये भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट,
वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रेडी होंगी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम थोड़ा सा हमारा सिलेबस होने के बाद करेंगे, जैसे हमारी वैकेंसी सेकंड ग्रेड की अनाउंस हो जाती है। काफ़ी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें।